नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की। बात होगी वहां पर हिंसा की, मरने वालों के किस तरह के दर्द हैं और उसको लेकर दुनिया में अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। और भारतीय संसद में भी आज ये मुद्दा उठा और राज्यसभा में इसमें खास तौर पर चर्चा भी हुई। जानने की कोशिश करेंगे अपने राजनीतिक मेहमानों से कि असल में भारत इस तमाम विपत्ति और इस हालात के बीच में किस तरह का संकेत देना चाहता है, और साथ ही साथ एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि इन हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुख होना क्या चाहिए। इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान, जिनका मैं परिचय करा दूं आप सबसे। हमारे साथ हैं राजीव अग्रवाल, जो कि रिसर्च फेलो हैं IDSS से। राजीव, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जायसवाल, जो सांसद हैं BJP से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं राजीव त्यागी, जो कि प्रवक्ता हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है। केसी त्यागी हमारे साथ हैं, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं JDU से। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ D राजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सांसद हैं राज्यसभा में CPI से। उनका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा सबसे पहले राजीव त्यागी जी आपसे, क्योंकि राज्यसभा में इसे लेकर खासी चर्चा की मांग होती रही, पिछले हफ्ते भी हुआ और आज आखिरकार इस पर चर्चा हुई। क्या इस हालात के बीच चर्चा का मकसद था विपक्ष का, और क्या वो मकसद हासिल होता नजर आया इस चर्चा के बाद? देखिए, कांग्रेस पार्टी का निश्चित मानना है कि शांति पूरे विश्व के लिए जरूरी है और धार्मिक उन्माद से और नफरत से कभी भी कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। कोई भी विषय वस्तु आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसका समाधान अगर आपको करना है तो अक्रॉस द टेबल आपको बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। बातचीत ही व्यवस्थाओं को ठीक करती है, बातचीत ही रिश्तों को ठीक करती है, बातचीत ही सरकारों को अच्छी कार्यक्रम लाने के लिए मजबूर करती है या लाती है सरकारें। तो हमारा मानना ये है कि इजराइल का जो रवैया है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक बार बातचीत हो गई, सारी चीज हो गई, UN में प्रस्ताव पारित हो गए, 242 नंबर प्रस्ताव पारित हुआ UN सिक्योरिटी काउंसिल में, और सारा उसमें मतभेद निपटाने की कोशिश की गई। और 90 का दशक जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा इजराइल और फ़लस्तीन के संबंधों के लिए। उस बीच में जो चीज़ें बनी हैं, और यासर अराफात साहब की और फ़लस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं रबिन साहब की जो मुलाकातें हुई, बात हुई वाशिंगटन में समझौते हुए, तो उन सब चीज़ों से एक बेहतर स्थिति होनी चाहिए थी वेस्ट एशिया में, जो नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न देखिए, मैंने जो कहा शुरू में ही, एक ऐसा स्थिति हुई कि 1995 में एक यहूदी नौजवान ने रबिन साहब का, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कत्लो गारत कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से नफरत पे और धार्मिक उन्माद पे इन दोनों के रिश्ते हैं आज भी। वो चीज़ दूर करने के लिए इन लोगों को अक्रॉस द टेबल बैठ करके इसमें समझौते करने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मानना यह है, मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ, समझौते को लेकर छोटी सी बात कह दूं, हिंदुस्तान का मानना यह है कि अहिंसा परमो धर्म और वसुदेव कुटुंबकम, दो चीजों पर हिंदुस्तान की पूरी माइथोलॉजी टिकी हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि दोनों पक्षों को ठीक से बात करके नरसंहार से बचना होगा और शांति वार्ता करनी होगी। केसी त्यागी साहब, चर्चा में आप भी आज शामिल थे और इससे पहले भी आपने मसला उठाया था। जो विपक्ष की मांग थी, जो एक बड़ी डिमांड थी कि इस पर एक मत होकर एक कोई ड्राफ्ट तैयार करके उसे ध्वनिमत से या फिर सांसदों की सहमति से पास किया जाए, सरकार इस पर तैयार नहीं हुई। क्या आपको लग रहा है कि इसके जरिए अच्छा संदेश जाता है, या जिस तरह से सरकार ने इसमें रुख अख्तियार किया है वो बेहतर संदेश देने में नाकाम रहा? देखिए, मैं दो तीन चीज़ों से बहुत चिंतित हूं। एक तो जो स्थापित विदेश नीति है भारत की, ना वो NDA की है, ना UPA की है, ना यूनाइटेड फ्रंट की है। वो हमारे आज़ादी के आंदोलन से महात्मा गांधी के नेतृत्व से निकली हुई विदेश नीति है, जिसमें महात्मा जी ने स्वयं लिखा है कि जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, उसी तरह फिलिस्तीन अरबों का है। अरबों पर यहूदियों को थोपना गलत भी है और अमानवीय भी। ये तो महात्मा गांधी ने कहा है। अटल जी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है। भारत सारे विश्व की चिंता करने वाले, सारे ब्रह्मांड की चिंता करने वाले लोगों का देश है। अब दो चीजें इसमें हैं। एक तो इजराइल को और फिलिस्तीनियों को आप एक साथ इक्वेट नहीं कर सकते। हमारे जो विदेश नीति पर जो बोलने वाले लोग हैं, उनको ये सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय
ये फिलिस्तीनियों पर इजराइल एग्रेशन है। ये टेबल पे बैठ के क्या बातचीत करनी है, जब एक तरफ तो मरे हैं 2 आदमी, एक तरफ मरे हैं 400 आदमी, उसमें 200 बच्चे मरे हैं, 80-90 बूढ़े मरे हैं। तो ये तो एग्रेशन है, ये तो हमला है। और यही सवाल मैंने उठाया था कि भारत सरकार के जो विदेश प्रवक्ता हैं मिस्टर अकबरुद्दीन, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज अलार्म्ड एट द क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम रॉकेट अटैक्स अगेंस्ट टारगेट्स इन पार्ट्स ऑफ इजराइल। इजराइल पे अगर कुछ हमास के लड़कों ने कुछ रॉकेट भेजे हैं जिससे सिर्फ 2 लोग मरे हैं, मैं उसको भी अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन उसको लेकर के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता इस तरह का बयान दे तो भारत की जो 60-67 साल से जो स्थापित विदेश नीति है ये उसके विरुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, संसद लोकसभा के अंदर जब ये प्रस्ताव आया तो वेंकैया नायडू साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी आपत्तिजनक कही जिसका मैंने राज्यसभा में जिक्र किया था। एक तो उनका कहना यह है कि इसमें प्रस्ताव करने की परंपरा नहीं है, जबकि एनडीए के शासनकाल में इराक युद्ध को लेकर के यही संसद प्रस्ताव पास कर चुकी है। दूसरा उन्होंने उठाया कि हमारे दोनों से रिश्ते ठीक हैं, हमें क्यों इनके बीच में पड़ना चाहिए। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब संघर्ष होता है तो हमें भी मित्रों की जरूरत पड़ती है जी। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 65 और 71 के दोनों युद्ध हुए तो आधे से ज्यादा मुस्लिम कंट्री हमारे साथ थे, जो हमारी विदेश नीति की सफलता का सिंबल है। लेकिन त्यागी साहब आप आंतरिक मामलों को लेकर के विदेश नीति तय क्या जो एक धड़ा ये कहता है एक्सपर्ट का कि बदलते समय के साथ रिश्तों में बदलाव होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अगर पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो अपने उस रुख में नजर आ रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो क्या ये देशहित में नहीं है? या फिर आप मान रहे हैं कि अगर हम अपने 50 और 60 के दशक के स्टैंड से अपनी सोच को बदलते हैं तो वो हितकारी नहीं है हमारे मूल्यों के लिहाज से? नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूं। जैसे ब्रिक्स ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें चीन भी है, रूस भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है और साउथ अफ्रीका भी है। अब भारत के प्रधानमंत्री चीन के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। जबकि इन्होंने संसद के अंदर भी, संसद से बाहर भी पिछले 40 वर्षों से ऐसा मन बनाया हुआ था कि चीन से कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमने नवाज शरीफ को बुलाने जाने तक का भी स्वागत किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि बदलते रिश्तों में, बदलती दुनिया में आप अपने अंतर्विरोध समाप्त कर दीजिए, लेकिन विदेश नीति जो है वो देश के हितों की खूंटी से बंध के चलती है। यानी कि यू विल हैव टू पुट योर नेशनल इंटरेस्ट ऑन द फोकस। ओके सर। तो भारत के लिए भी जरूरी है, हमारे एक तो 80 लाख तो हमारे वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं। 80% जो पाइपलाइन है आपकी इसके इन मुद्दों पर आऊंगा कि असल में क्या जरूरतें हैं और किस तरह की बंदिशें हैं जिसके चलते आप कह रहे हैं कि रुख अख्तियार करना चाहिए, सरकार उससे बचने की कोशिश कर रही है। ढीराजा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लेफ्ट पार्टीज क्यों ऐसा मान रही है, क्यों ये सोच रही हैं कि सरकार का रुख इसमें सही नहीं है, और आप लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज करते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो नोट नहीं जारी हो सका जिसकी उम्मीद या जिसकी डिमांड आपकी पार्टी कर रही थी? Left parties, both CPI and CPM, made it very clear during the debate in Rajya Sabha. This is the moment that India should take a categorical position. India should take a moral political position. India should condemn Israel for the war that it has waged against the people of Palestine. India should reiterate its continuous support and solidarity with the people of Palestine. To this effect, if Parliament passes a resolution, it would be very good and it would send a big message to the world. And we also demanded that Government of India should consider its decision to continue to purchase arms from Israel. What is happening in West Bank and Gaza, let us be very clear, it is nothing but a war. It is nothing but a genocide. Israel has launched
a full-scale war on the people of Palestine. The people of Palestine are fighting for their homeland, fighting for their independence, and they want to live in peace and harmony. But Israel has been occupying their land every passing day, and it is an occupation. Let us be very clear. That is where India as a nation should take a moral political position. Even my colleague Mr. K.C. Tyagi was referring to what Mahatma Gandhi said about Palestine. Today also during debate, all the parties were referring to Mahatma Gandhi, where Mahatma Gandhi said Palestine belongs to the Arabs as England belongs to English or France belongs to French. So it is all known. Since the days of Mahatma Gandhi, we have been supporting the Palestinian cause and we have been supporting the people of Palestine. Now they are under attack. It is a full-scale war. Thousands of people have fled away and hundreds of people have been killed. इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडियन सरकारों ने सपोर्ट किया, उसके बाद अचानक आज के हालात में एकदम यूटर मैं कहूं वो नजर आ रहा है। संजय जायसवाल जी, आप क्या ये कहेंगे कि सरकार जो कर रही है वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की लिहाज की मजबूरी है, या फिर हम अपने उस पॉलिसी से जिसका जिक्र त्यागी साहब कर रहे हैं कि कहीं हम बदल तो नहीं रहे हैं विदेश नीति को, कहीं हम शिफ्ट तो नहीं कर रहे हैं गियर? नहीं, हम किसी विदेश नीति को बदल नहीं रहे हैं। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, हम चाहें नहीं चाहें, पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश एक हकीकत है, जैसे भारत और पाकिस्तान एक हकीकत है। अब हम ये कहना शुरू करें, उस समय तो महात्मा गांधी भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं चाहते थे। तो एक हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि ये दोनों देश हैं। यासर अराफात जी के समय में बहुत अच्छा समझौता हुआ था और दोनों देश शांति से रहना चाहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ उग्रवादियों के हाथ में चला जाता है तब हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। आज रमल्ला में क्यों नहीं हो रहा है कुछ, दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा है, एक गाज़ा पट्टी में ही क्यों हो रहा है कुछ भी, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा हत्या एक की भी हो तो बिल्कुल गलत और बहुत दुखद है। और एक हमें बिल्कुल इसमें न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहिए। हमारे दोनों मित्र राष्ट्र हैं और किसी भी का भी विरोध किसी तरह से भी उचित नहीं है। शांति व्यवस्था में जितनी मदद हो सके वह जरूर करनी चाहिए, न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहिए। त्यागी साहब रेट करेंगे डी राजा साहब, उससे पहले मैं चाहूंगा राजीव अग्रवाल साहब आपसे। इराक के बारे में तो कभी इन लोगों ने नहीं कहा। हम लोग तो इराक में भी 2000 लोगों की हत्याएं हुई, वो अभी मामला लोकसभा में उठना चाहिए था, पर अफसोस है कि जो 400 के लिए उठा रहे हैं वो 1 मिनट में इराक में 2000 हत्याएं हो गई, लेकिन उस पर कभी किसी को नहीं उठाया। दूसरे को ना उठाने में क्या सिर्फ राजनीति आप कह रहे हैं या फिर इसके कुछ दूसरे इम्प्लीकेशंस हैं? लेकिन उससे पहले राजीव अग्रवाल साहब, No, because there cannot be a neutrality between occupier and occupied. There cannot be a neutrality between the aggressor and the victim. And this political neutrality is really very skeptical, and in a way it is giving up the responsibility at a time, at a moment when India has to take a moral political position. India is running away from that responsibility and talking in terms of political neutrality, which doesn't have any meaning. Indian government running away from responsibility, but Israel and Palestine, both countries are actual countries. You can't say that Israel is not a country and or Palestine is not a country. चलिए राजनीति से अलग में न्यूट्रल शख्स हमारे साथ हैं राजीव अग्रवाल साहब, उनका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा रहा इस मसलों को लेकर। राजीव साहब, दो चीजें हैं। पहली ये कि जिस तरह के हालात हैं, जो समझौता हुआ, जिस तरीके से तोड़ा गया, जो हिंसा चल रही है, रास्ता क्या? और दूसरा, भारतीय सरकार है फिर एज अ कंट्री इंडिया को किस तरह के स्टैंड की जरूरत है जो रिश्ते हैं दोनों ही पक्षों के साथ? पहले मैं उस बात को लेता हूं कि ये जो इस समय लड़ाई चल रही है उसका क्या कारण है और क्या इसकी दिशा है। अगर आप देखें तो इस लड़ाई का मूल कारण जो इस समय देखा जाता है, बताया जाता है, वो है जो 3 लड़के जिनको कि 12 जून को अगवा किया गया था और उसके बाद 30 जून को उनकी डेड बॉडीज़ मिली थी। उसके बाद इजराइल ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया जिसमें कि हमास के पैलेस्टाइन से करीब 300-400 कार्डर्स को पकड़ा गया और 8 जुलाई के बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक शुरू किया और 17 जुलाई की रात को उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया है। अभी इसमें
दो चीज़ें देखने वाली बहुत ज़रूरी हैं। ये पहली बार नहीं है कि इजराइल के किन्हीं सिटीजन्स को अगवा करके ले गए हैं हमास या कोई टेररिस्ट ग्रुप और या फिर उनको मार दिया गया है, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे आप 2008 की लड़ाई देख लें या 2012 की लड़ाई देख लें, कि इजराइल ने एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया है इस बात के ऊपर कि जो 3 जवान लड़के पकड़े गए थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसको लेके जो एस्केलेशन हुआ है वो एस्केलेशन यहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। क्या ये ओवर एग्रेशन है? दूसरा मैं अभी बताता हूँ। दूसरा आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने क्या कहा है कि हम ये ग्राउंड ऑफेंसिव इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम हमास जो टनल्स डिग करती है गाजा से अंदर और बाहर वेपन्स और लोगों को अंदर बाहर करने के लिए उनको बर्बाद कर सकें। ये किसी भी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से जमती हुई बात नहीं लगती। अगर आपको टनल्स ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जिस प्रकार इजराइल के पास इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, जिस प्रकार उनके पास ट्रेंड ट्रुप्स हैं, उनके छोटे छोटे दस्ते जाके कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक के द्वारा किया जा सकते हैं, उसके लिए आपको ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं एक ओवर एग्रेशन या ओवर टेकिंग ऑफ द सिचुएशन है, वो मुझे यहाँ पे साफ नजर आती है। और इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड, क्योंकि इजराइल के साथ सामरिक रिश्तों की बात हो, हथियारों की खरीद का मसला हो, ट्रेनिंग की बात करें, रिश्ते हम जानते हैं पिछले 2 दशक में खासे मजबूत हुए हैं, बहुत ही क्लोज आए हैं। फिलिस्तीन के साथ शुरुआत से ही भारत शायद उन पहले कुछ देशों में था जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, हर तरह की मदद की बात करते रहे। ऐसे में आज की सदी में किस तरह का स्टैंड आप देख रहे हैं जो इंडियन एज अ कंट्री, जो आप देखते हैं कि मुफीद है, बेहतर रास्ता है? मेरे हिसाब से जो मैं अभी डिस्कशन सुन रहा था, एक तरफ कहा जा रहा है कि न्यूट्रलिटी, या एक तरफ जा रहा है कि एक की बात की जाए या दूसरे की बात की जाए। मैं एक इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ के तौर पे मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने बताया, फ़िलिस्तीन हमारे दिल के बहुत करीब रहा है शुरुआत से ही। इंडिपेंडेंस से पहले से ही हम फ़िलिस्तीन के सपोर्टर रहे हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमने फ़िलिस्तीन का बहुत बड़ा सपोर्ट रखा है, और इसराइल से हमारे रिश्ते 1992 के बाद ही बने हैं। लेकिन रिश्तों की दौड़ में इसराइल 1992 से 2014 तक काफ़ी आगे बढ़ गया है, काफ़ी क्लोज संबंध हो गए हैं, चाहे डिफेंस रिलेशंस हो, चाहे ट्रेड रिलेशंस हो। लेकिन यहाँ पे मैं इस समय भारत एज अ नेशन की जो नीति है, उसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये फिलिस्तीन की तरफ होना चाहिए, इजराइल की तरफ होना चाहिए। फॉर इंडिया वेस्ट एशिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, वेरियस रीजन्स की वजह से। आपकी एनर्जी वहाँ से आती है, आपके जैसे डीरा जैसा आपने कहा 80 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, और भी बहुत सारे आपके कल्चरल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं। तो आप उस सारी बातों को नहीं तोड़ सकते। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मूल तत्व है, वो है मल्टी वेक्टर पॉलिसी। अगर इंडिया के सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशन है तो ईरान के साथ भी उतने ही अच्छे रिलेशन है, टर्की के साथ अच्छे रिलेशन है तो इजराइल के साथ भी रिलेशन। तो किसी भी एक के पीछे दूसरे को दबा देना, छोड़ देना, वो नहीं। तो एक मल्टी वेक्टर पॉलिसी इंडिया ने आज तक फॉलो की है, जिसको कि फॉलो होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक कमी है जो कि 2005 से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था, और अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि जैसे कि हमने 1990 के दशक में एक लुक ईस्ट पॉलिसी लगाई थी, जिसके अंतर्गत हमारी एक बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ किस तरह के संबंध चाहते हैं। इस रीजन के लिए भी चाहिए। वो आज तक हम एक लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी नहीं बना पाए। ये बड़ा पॉइंट है त्यागी साहब। जो बात एक्सपर्ट कर रहे हैं राजीव अग्रवाल जी, कि अब तक हमने देखा है कि न्यूट्रलिटी शब्द कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर शायद बहुत मुश्किल है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी एक के लिए दूसरे को छोड़ना या किसी एक के लिए दूसरे पर दबाव डालना, इससे भारत हमेशा दूर रहा है। क्या वाकई आज के हालात में आप देखते हैं कि इस पर चलना आसान है या बहुत मुश्किल है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि सरकार शायद बच रही है? नहीं, ये अपने अपने डिप्लोमेटिक प्रयासों के ऊपर निर्भर करता है। 1982 में श्रीमती गांधी नेम की चेयरमैन थी, ईरान और इराक में बमबारी हो रही थी एक दूसरे के खिलाफ। तो श्रीमती गांधी की राजनीतिक कुशलता थी कि उन्होंने ईरान वालों को बुला लिया और इराक वालों को बुला लिया। और दूसरा ये है, इजराइल नाम का मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की इमरजेंसी के बाद जब जूस भागे हैं पूरी दुनिया में, तो उसके बाद उन्होंने एक जमावड़े के लिए एक मुल्क तलाश किया। तो जितने भी दुनिया भर में और इवन अफ्रीका के भी जो जूस थे वो सब आकर के, तो जो इजराइल का निर्माण है वही फिलिस्तीनियों की जो जमीन है उसी के ऊपर है। और आज भी
कोई 35,000 जो के आसपास जो रिफ्यूजीज हैं, आपकी जानकारी के लिए इतने रिफ्यूजी दुनिया में शायद ही कहीं होंगे। लगभग 8 लाख रिफ्यूजी जो हैं फिलिस्तीनी अपना घर बार छोड़े हुए हैं और 4 पीढ़ियां तंबू में पैदा हुई हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो जियोनिज्म है, ये जो यहूदीवाद है, ये वहां पे जाकर के जो बसे हैं जमीनी फिलिस्तीनियों के, मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं, 50% यूएनओ ने जमीन यहूदियों को दे दी जी, 30% की उनकी मात्र आबादी थी और 7% भूमि पर उनका कब्जा था पहले। दिस इज प्री 1947। तो वो जो जायसवाल जी जो हमारे मित्र कह रहे थे भाजपा वाले, वो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये इस नाम का कोई मुल्क ही नहीं था। जब बना है तो ये फिलिस्तीनियों की जमीन पर बना है। हमास के लड़कों ने उनके लड़कों को उठा के मारा, इसको हम इसको नहीं अप्रूव करते हैं। लेकिन त्यागी जी एक चीज, लेकिन क्या जो हमारे आज के रिश्ते हैं, उन रिश्तों, क्या किसी देश की सरकार मौजूदा दौर के रिश्तों को ताक पर रखकर अपने स्टैंड को ले, वो बेहतर है, या फिर जो नीति पिछले 5 दशक से हमने देखी है उस पर मौन रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है? मुझसे कह रहे ना जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी भारत और अरब मुल्कों की जो मित्रता है वो भारत के हित में है। मैं पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस समय खाड़ी के मुल्कों में लगभग 80 लाख आदमी कार्यरत हैं, नंबर 1। नंबर 2, 80% ईरान और इराक के पास से आपका तेल आ रहा है। जो आपकी गैस पाइपलाइन ईरान से चल के वाया पाकिस्तान आ रही है, जिससे यहाँ पर सारा व्यापार बढ़ना है। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का एक बड़ा हिस्सा है जो जाकर के वहाँ पर व्यापार करने में लगा हुआ है। एक तो मेरा ये कहना है कि इतना पैसा अरब से आ रहा है यहाँ पे जो लड़के जाकर के नौकरी करके आते। एक दूसरा, वेस्ट एशिया के साथ हमारे परंपरागत रिश्ते रहे। मैं अब इजराइल एग्जिस्टेंस में आ चुका हूं, नरसिंह राव जी की सरकार ने उसको मान्यता दी है। मैं इजराइल अब खत्म करो ऐसा करके नहीं कहता हूं, लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नेतृत्व को हमने किया है, जवाहरलाल जी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, ये और अटल बिहारी वाजपेयी जी तक। अटल बिहारी वाजपेयी रहना चाहिए कि जो उस स्टैंड में रहना, डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। ये कोई विदेश नीति बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है जी। त्यागी साहब, वक्त की कमी, भारत की विदेश नीति है, वक्त की कमी है। डी राजा साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा, लेफ्ट पार्टीज के लिहाज से रोड मैप क्या है, रोड वे क्या दिख रहा है? जो सरकार ने आज स्टैंड लिया वो बेहतर है, या फिर आप देखते हैं कि 2008 या 2012 में जिस तरीके से टैकल किया गया था वो ज्यादा बेहतर था? No, firstly, I must make a comment. I find a point in what Mr. Rajiv Agarwal was saying. It is nobody's argument that Palestine should exist at the cost of Israel, or Israel should exist at the cost of Palestine. And India is one of the first countries which recognized Palestine. India has recognized the existence of Israeli state, and India recognizes that way both the countries. Now the question is whether the Palestinian people should have their homeland, their homeland and home state with Jerusalem as capital. That is an issue, and it is true 2 countries are in conflict now, but India should take a moral position, who is on the right side, who is on the wrong side. And if India cannot call the spade as spade and tell the truth as truth, then what is the moral authority India has on the international arena? That is where I think it is time that government of India, keeping its traditions, keeping its national consensus on foreign policy matters, should take a moral political position and tell the Israel, enough is enough, you stop the war and concede whatever the rightful demand, legitimate demand that Palestinian people have been making so far, so many decades. This is what India should say. India should have that moral authority to tell, stop this war and enter into a meaningful ceasefire, and Palestinian people have a cause, and it's a genuine cause, and it needs to be addressed.
why India is not saying that. That is one point which I am saying. The second one, if Israel doesn't listen to India, what India can do, then that is where we suggested. Now India is purchasing arms from Israel. Whether it helps Israel, whether Israel makes profit out of this, I am not entering into a big debate on that issue. But India can very well tell if that happens, India will not continue to purchase arms. जो रिलेशन है उनको फिर तौला जाए कि करना है, कंटिन्यूटी करनी है, economical. It is not economical. It is a kind of defense strategic relationship which we have with Israel. That is where India should give a message to Israel. This cannot continue like this. Okay, sir. राजीव त्यागी साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि कहा ही जा रहा है, जो आज चर्चा हुई उसमें साफ तौर पर सुषमा जी ने कहा कि भाई जो पिछली सरकारों ने किया है उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ तो सरकार ने जो रिश्ते कायम रखे, हमने भी उसी पर आगे हम बढ़े हैं, ना तो पिछली सरकार ने कोई खरीद रोकी थी या फिर रिश्तों की बात में कोई चेंज आया था। ऐसे में फिर आपकी पार्टी क्यों ये बार बार आरोप लगा रही है कि गाजा में जो हो रहा है उसको लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं है, या फिर सरकार की नीति में पारदर्शिता या क्लैरिटी नहीं है, क्यों? देखिए कविंद्र जी, इसमें मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन से निश्चित रूप से हमारे दिल के रिश्ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर के और उससे पहले से लेकर आज तक हम लोगों के करीबी रिश्ते रहे हैं। यासिर अराफात साहब से जो रिश्ते थे, जब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का यहाँ मीटिंग हुई थी और इंदिरा जी को चेयरमैन बनाया गया था, इंदिरा गांधी जी को, तो वो हगिंग मुझे आज भी याद है कि किस तरह से यासिर अराफात साहब ने वो चेयर दी। 2008 और 2012 में जब वहां पर किलिंग्स हुई, उस वक्त भी सरकार का स्टैंड कुछ ऐसा ही था जैसा आज सरकार कर रही है। नहीं देखिए, नहीं ऐसा, देखिए हमारी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो आरएसएस से गवर्न है। आरएसएस जो कहेगी भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से आगे मूव करेगी, और उसकी जो शैली है, उसकी देखिए वो उसकी जो शैली है, मैं बहुत बता दूं, बहुत क्लियर कहना, उसकी जो शैली है, आरएसएस के जो गोलवलकर है वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और कम्युनिस्ट ये तीनों देश के लिए घातक हैं। तो जहां जहां ये चीज होगी वहां आरएसएस की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहेगी। हमारा कहना ये, मैं स्पष्ट कांग्रेस की तरफ से कर दूं, अगर फिलिस्तीन को कहीं लाभ होता है भारत सरकार से तो फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर के इजराइल को रोकना चाहिए। इसलिए रोकना चाहिए कि हिंदुस्तान में अब आर्थिक रूप से बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा बाजार है, उसमें रोका जा सकता है इजराइल को। मैं संजय आपका आऊंगा आखिरी कमेंट के लिए, उससे पहले छोटा सा कमेंट आपका। वाकई जो ये कहा जा रहा है कि सामरिक तौर पर जो रिश्ते हैं उन पर प्रेशराइज किया जाए, ये मुमकिन है, और भारत के लिहाज से क्या ये बेनिफिट होगा? देखिए, यहाँ पे दो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। आप जब इजराइल और फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उनके इंटरेस्ट की बात तभी कर सकते हैं जब हमारे इंटरेस्ट सर्व हों, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट तभी सर्व होंगे जब हमारे पास जो हमारी सेना है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले बेस्ट वेपन्स हों, जो कि हमें मैक्सिमम इजराइल प्रोवाइड करता है। आप करेंगे मुश्किल है जो रास्ता बताया जा रहा है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अपनी जगह है और आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपनी जगह। चलिए संजय जी, एक आखिरी कमेंट आपका। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, मैं चाहूंगा कि बहुत क्लैरिटी के साथ, असल में क्यों ऐसी लग रहा है विपक्षी पार्टियों को कि संशय है या नीति में कुछ थोड़ा सा बदलाव? सभी लोगों ने यासिर अराफात जी का नाम लिया। यासिर अराफात ने खुद इजराइल का एग्जिस्टेंस स्वीकार किया था और उन्होंने समझौता किया था। हमास इजराइल का एग्जिस्टेंस ही स्वीकार नहीं करता है, और वह स्कूलों से, रेजिडेंशियल एरिया से हमले करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब को एग्जिस्टेंस की बात है तो दोनों देशों को हमें साथ लेके चलना होगा। यह कहना कि इजराइल को हम देश नहीं मानते या फिलिस्तीन को देश नहीं मानते, यह बिल्कुल गलत होगा। न्यूट्रलिटी की बात हो रही, सरकार पर कायम है। सरकार को न्यूट्रलिटी रख करके इसका यह जरूर काम करना चाहिए कि दोनों में शांति समझौता हो सके, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। पर किसी की भर्त्सना करना और किसी को रोकना, ये एक इंटरनेशनल पूरे समूह का काम है और उसमें भारत को भी हिस्सा लेना चाहिए, कोई शक की बात नहीं है। और इजराइल के साथ जो भी रिलेशन है वो तो कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी के साथ शुरू हुआ था और वही आगे चल रही है, आप करें। चलिए, वक्त की कमी, लेकिन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि यूएन ने भी कहा है कि दोनों ही पक्षों को संघर्ष विराम तुरंत करना चाहिए, और भारत में आज राज्यसभा में चर्चा के बाद भी कुछ यही राय थी कि दोनों ही पक्षों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वो संघर्ष विराम के लिए राजी हो ताकि रक्तपात रुक सके। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।